मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हार जीत की परवाह किए बिना हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। जी हाँ, किसी कवि ने भी कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जिनकी कोशिशें कामयाब होती हैं वो समाज में दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। इतिहास गवाह रहा है कि मुट्ठी भर नायकों ने ही किसी समाज की दिशा और दशा बदली है, और ऐसे ही नायकों और उनके कार्यों को हम आपके सामने लाते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम खबर अच्छी है में। वैसे तो साल 2021 कोरोना महामारी और उससे हुई त्रासदी के कारण याद किया जाएगा, लेकिन इस त्रासदी का जिन्होंने डटकर सामना किया, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और लोगों की सेवा विभिन्न माध्यमों से करते रहे, ऐसे हीरोज को हम आज सलाम करेंगे अपनी खबर अच्छी है कि चुनिंदा कहानियों के एपिसोड बेस्ट ऑफ खबर अच्छी है में। हम सबके जीवन में रेडियो का विशेष महत्व रहा है। हम सब ने बचपन में रेडियो पर कई सारी कहानियां सुनी हैं। देश के विकास में भी रेडियो की भूमिका अहम रही है। कोरोना महामारी के दौर में भी रेडियो ने अपनी विशेष भूमिका अदा की है। अब हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र से आई ये प्रेरणादायक खबर, जहां रेडियो लोगों के जीवन में शिक्षा के माध्यम से नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। हम सबके जीवन में रेडियो का महत्व हमेशा से ही रहा है। हमारे आपके बचपन में रेडियो ही किस्से कहानियों का एक जरिया रहा है, लेकिन कोरोना महामारी में सभी क्षेत्रों में प्रतिकूल असर पड़ा है। इनमें शिक्षा का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। आलम ये रहा कि स्मार्टफोन से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी गई, लेकिन इस तरह की शिक्षा सबको उपलब्ध नहीं हो पाती है, और इसीलिए महाराष्ट्र के नासिक जिले के रेडियो विश्वास नाम के सामुदायिक रेडियो स्टेशन ने बीड़ा उठाया है छात्रों को शिक्षा देने का। इसके लिए नासिक के इगतपुरी तालुका में शिक्षकों के एक समूह ने 451 FM डिवाइस USB ब्लूटूथ हाई एंड स्पीकर सहित वितरित किए हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई छात्र अपनी पढ़ाई मिस ना कर सके। इसके अलावा अब शिक्षक इसे YouTube पर भी अपलोड करने की योजना बना रहे हैं, ताकि जब स्कूल खुले तब भी इसका उपयोग किया जा सके। जिला परिषद की शिक्षिका सविता हीरामन ठाकरे बताती हैं कि कैसे रेडियो के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाई जा रही है। जब से लॉकडाउन हुआ है, हमारे पास एक प्रश्न था, हम सभी शिक्षकों के पास एक प्रश्न था कि हम इन बच्चों को कैसे पढ़ाएं। जैसे कि शहरों के बच्चे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण भाग के जो बच्चे हैं वो अभी भी पढ़ाई से दूर है। फिर हमने सबने मिल के कुछ 2.5 लाख तक पैसे जमा किए और सभी बच्चों को 500 बच्चों तक हमने FM पहुंचाया। रेडियो विश्वास 90.8 के स्टेशन प्रमुख डॉक्टर हरि विनायक कुलकर्णी कहते हैं कि पहले स्मार्टफोन स्कूल में लाने को गलत माना जाता था, लेकिन अब वही स्मार्टफोन शिक्षा का माध्यम बना हुआ है। रेडियो विश्वास ने अपना एक नासिक जिले से लगभग 200 शिक्षकों के माध्यम से अपने अपने विषय के हिसाब से एक लेक्चर्स रिकॉर्ड किए और वो प्रसारित किए। इससे नासिक के दूर दराज क्षेत्रों में और आदिवासी विद्यार्थियों के लिए लगभग 50 से 60 हजार विद्यार्थियों के लिए ये शिक्षा की एक उपलब्धि हुई। दरअसल बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी पहुंच स्मार्टफोन तक नहीं होती। ऐसे में विश्वास रेडियो के माध्यम से लगभग 200 शिक्षकों ने अपने व्याख्यान दिए और उन्हें रेडियो माध्यम से प्रसारित किया। इससे दूर दराज के बच्चों को फायदा तो हुआ ही, इसके अलावा 50,000 आदिवासी छात्रों को भी इसका फायदा हुआ। रेडियो विश्वास का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उनके माध्यम से हमें बच्चों तक एक शिक्षा
पहुंचाने का एक माध्यम मिल गया। और फिर जो उनके पेरेंट्स थे वो भी खुश हो गए कि चलो भाई हमारे बच्चे भी आज पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं, उनको भी बहुत आनंद हुआ। तो विश्वास रेडियो का हम शुक्रिया अदा करना चाहिए। गौरतलब है कि रेडियो विश्वास ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो विश्वास और शिक्षकों का प्रयास बेहद सराहनीय है। उनकी इस कोशिश को हमारा दिल से सलाम। कहते हैं अगर आप में जोश है, जज्बा है, कुछ करने का जुनून है तो उम्र कभी आड़े नहीं आती। ऐसी ही कहानी से अब हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये महिला है दिल्ली की रहने वाली उषा गुप्ता। इनकी उम्र 87 साल है। इन्होंने कोरोना काल में लोगों को खाना खिलाकर उनकी सेवा की। वो अब तक 65,000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिला चुकी हैं। इस नेक काम के वह पैसा इकट्ठा करती हैं घर में अचार बनाकर और उसको बेचकर। हमारी तरफ से उनके इस कार्य के लिए उनको दिल से सलाम। आज आपको मिलवाते हैं दिल्ली की रहने वाली उषा गुप्ता से। इनकी उम्र तो 87 साल है, लेकिन इनका हौसला किसी को भी पस्त करने के लिए काफी है। उषा जी ने अपनी नातिन डॉक्टर राधिका बत्रा के साथ मिलकर पिकल्ड विद लव की शुरुआत की है। दरअसल हुआ यूं कि कोरोना की दूसरी लहर ने उनको और उनके पति को अपनी चपेट में ले लिया। तकरीबन महीने भर अस्पताल में रहने के बाद वो तो ठीक हो गईं, लेकिन उनके पति का देहांत हो गया और उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तय किया कि वो पूरा जीवन जरूरतमंदों की सेवा में बिताएंगी। उन्होंने शुरुआत की होममेड चटनी और अचार की और सोशल मीडिया के जरिए देश भर के लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। और नतीजा ये रहा कि 1 महीने के भीतर उनके 200 से ज्यादा बोतल बिक गए। इसके बाद उनको कई प्रदेशों से ऑर्डर आने लगे। इससे हुई कमाई को वो कोरोना पीड़ितों की सेवा में दान कर देती हैं और जरूरतमंदों को खाना खिलाती हैं। 2-3 तरह का अचार बनाए तो इन्होंने अपने लेबल छपाने, बोतल खरीदने अपने आप ही मुझे बिल्कुल बिना बताए सब कुछ छोटे छोटे कार्ड भी छपवा लिए कि उसमें एक लाइन भी लिख के देना। और ये सब करके इन लोगों के तो ऑर्डर आने शुरू हो गए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो एक ड्रॉप इन द ओशन मेरी तरफ से भी हो जाए, कुछ कोरोना के निमित्त कुछ रिलीफ किसी को मेरी तरफ से हो जाए, ऐसे मैंने स्टार्ट। उषा गुप्ता की इच्छा है कि वो खाली समय में लोगों को खाना बनाना सिखाएं ताकि वो लोग दूसरों की सेवा कर सकें, जिससे बेहतर समाज का निर्माण हो सके। जो कोई मेरे सीखना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज एट ऑल। मुझे कोई इनकम नहीं करनी इस चीज़ से, बिल्कुल भी नहीं करनी। कोई भी कुछ सीखना चाहे या कोई वेजिटेरियन डिश कोई भी सीखना चाहे तो मैं बड़ी खुशी खुशी बता दूंगी। कोई सामने आ जाए तो सामने सीख ले, नहीं तो कोई मैं मोबाइल पे बोल दूंगी। उषा गुप्ता 4 प्रकार के आम के अचार बनाती हैं, जिन्हें वो अच्छी तरह से शीशे के जार में पैक करती हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप से लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं और वो डिब्बे अचार पैक करके उनके घर भेज देती हैं। साथ ही साथ खरीदारों के लिए उनके आशीर्वाद का एक नोट भी होता है। उनका कहना है कि वो जब तक जिंदा हैं, तब तक इस काम को निर्बाध गति से करती रहेंगी। ये हमारा सौभाग्य है कि उषा गुप्ता जैसे बुजुर्ग हमारे समाज को कर्तव्य निष्ठा और सेवा समर्पण का पाठ पढ़ाते हैं। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन से एक तरफ जहां व्यवसाय प्रभावित हुए हैं, वहीं इसका असर सुदूर गांवों में बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरिया के शिक्षक रुद्र सिंह राणा ने हार नहीं मानी और उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का एक अनोखा रास्ता इजाद किया। उन्होंने अपनी बाइक को ही क्लासरूम का रूप दे दिया। कैसे? आइए आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, तब शहर, गांव, देश सब ठहर गए। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के एक शिक्षक के मन में महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि अब बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़े रखने के लिए क्या उपाय करने होंगे। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सकड़ा के प्राथमिक शिक्षक
रुद्र सिंह राणा ने लॉकडाउन के कुछ हफ्ते बीतने के बाद घर पर ही पढ़ाने के लिए पेरेंट्स एवं बच्चों से मोबाइल फोन पर बातचीत करनी शुरू कर दी। जब बच्चों के माता पिता तैयार हुए तो राणा ने अपनी बाइक को ही क्लासरूम का रूप दे दिया। राणा कहते हैं कि हमने पेरेंट्स और बच्चों से ये आग्रह किया कि वो किसी भी समय कम से कम 2 घंटे तक उन्हें किताबों के साथ बिठाएं। इसी दौरान राज्य शासन के निर्देशन में उन्होंने पढ़ाई तुहर द्वार अभियान शुरू कर दिया। कोरिया जिले में कई स्थानों पर नेटवर्क की गंभीर समस्या है, पर इसके समाधान के लिए भी उन्होंने नए तरीके ढूंढ निकाले। उन्होंने कहा कि अगर हम राज्य के एक बच्चे को भी जोड़कर कुछ नया सिखा पाएं तो क्या नुकसान है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राणा रुद्र सिंह ने मोहल्ला क्लास की शुरुआत की। इसके बाद टीम कोरिया ऑनलाइन क्लास के संचालन में अपना योगदान सुनिश्चित करने निकल पड़े और लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिलते ही सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए नियमित अंतराल में अपने स्कूल सकड़ा जाना शुरू कर दिया, जहां वे बच्चों को रोजाना शाम 5 से 7 बजे तक पढ़ाई के लिए बैठने को प्रेरित करते हैं। ऐसे बच्चे जो एक ही छत के नीचे रहते हैं अथवा जो दिन भर अपने पड़ोसियों के साथ समय बिताते थे, अब वे सभी बच्चे अपने दरवाजे पर बैठकर एक साथ ही पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन क्लास से सीखे हुए छात्र और कुछ बड़ी कक्षाओं के बच्चे भी राणा से प्रेरणा लेकर इन बच्चों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और अब इसे मोहल्ला क्लास का नाम दे दिया गया है। ऑनलाइन क्लास जब स्टार्ट हुआ सर तो हमारे बहुत कम बच्चे जुड़ पा रहे थे, लगभग 15 से 17 बच्चे। फिर हमने शाम को मोहल्ला क्लास स्टार्ट किया मई के फर्स्ट वीक में, तो उसमें 30-40 बच्चे जुड़े। अभी भी लग रहा था 84 बच्चों में बहुत कम बच्चे जुड़ पा रहे हैं, तो इसको मैंने 100% बच्चों की उपस्थिति हो इसके लिए एक तरीका मैंने सोचा कि क्यों ना अगर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो मैं खुद स्कूल को बच्चों तक ले जाऊं। और फिर इस छतरी में एक छोटा सा वाइट बोर्ड रखा हूं, साथ में एक छोटा सा पुस्तकालय रखा हूं, उसमें कुछ कहानी की किताबें हैं, कुछ पाठ्य पुस्तक किताबें हैं, कुछ TLM रखता हूं। और गली गली जाने से फ़ायदा हो रहा है कि बच्चे संक्रमित होने के खतरे भी बच जा रहे हैं। अलग अलग मोहल्ले के बच्चे अलग अलग जगह बैठ रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात कि टीचर का और बच्चों का एक दूसरे से संपर्क इसमें हो ही नहीं रहा, तो संक्रमण का खतरा बहुत कम है। पढ़ाई में बहुत अच्छा लग रहा है। सर जी रोज आते हैं यहाँ पढ़ा कर, फिर दूसरे मोहल्ले में चल देते हैं, तो दीदी पढ़ाते हैं, फिर अपने से पढ़ते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल जैसा ही ये भी है। अब यहाँ मोहल्ला क्लास में बच्चों की संख्या 15 से बढ़कर 45 हो गई है, जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होने लगे हैं। अब यह अभियान विस्तारित होकर मनेंद्रगढ़ विकास खंड तक पहुँच गया, जिसके द्वारा कोरिया जिले में अधिक से अधिक बच्चों को मोहल्ला क्लास के माध्यम से शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। अब शासन की भी मंशा है कि मोहल्ला क्लास सभी गाँव में चलाया जाए। दोस्तों, जीवन में माता पिता का स्थान सबसे बड़ा होता है, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे अप्पा के बारे में बताने जा रही हूँ जो 45 बच्चों के पिता हैं। इन बच्चों को HIV पॉजिटिव होने की वजह से इनके अपने माँ बाप ने छोड़ दिया। तो आइए देखते हैं अप्पा यानी सोलोमन की कहानी, जो आज समाज के लिए एक आदर्श और प्रेरणा बन चुकी। After my marriage till about 8 years, we did not have children. So then when an opportunity came, I started adopting one child. After adopting the child, the turn of events what prompted me to have more children. हालांकि कई वित्तीय समस्याएं हैं, जैसे उनके स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर खर्च काफी होता है। इन बच्चों का स्वास्थ्य भी एक अहम समस्या है। कई बार इन बच्चों की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। एक HIV पॉजिटिव लड़की जो 11वीं कक्षा में है, वो डॉक्टर बनना चाहती है और दूसरों की मदद करना चाहती है। HIV पॉजिटिव बच्चे किसी भी तरह से सामान्य बच्चों से कम नहीं हैं।
फौज में भर्ती होना अधिकतर युवाओं का सपना होता है और लोग इसको लेकर विभिन्न तरह की तैयारियां भी करते हैं, लेकिन अधूरी तैयारियों की वजह से तमाम लोगों के सपने टूट जाते हैं। गोरखपुर में एक ऐसा गांव है जहां पर फौजियों की नर्सरी तैयार होती है। शहर से 20 किलोमीटर दूर बसा यह भीटी खोरिया गांव आज इस पाठशाला की वजह से जाना जाता है। इस गांव के बाग में सेना और पुलिस में जाने वालों की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर कोई परमानेंट ट्रेनर नहीं है, फिर कैसे होती है यहाँ तैयारी? आइए आपको दिखाते हैं। गोरखपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर भीटी खोरिया एक ऐसा गांव है जहां पर कई गांव के नवयुवक देश सेवा करने के लिए सुबह 3:30 बजे से ही ट्रैक पर आ जाते हैं और दोपहर में 1 से 1:30 बजे के बीच दोबारा उसी फील्ड पर आकर फौज और पुलिस में जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन इन नौजवानों में हर कोई परमानेंट कोच नहीं है। इनको सिखाने वाले इनके सीनियर जो इस समय डिफेंस या पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं, वही जब छुट्टी पर अपने गांव आते हैं तो गांव के इन नौजवानों को जो फौज और पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनकी कमियों को दूर कर सही सलाह भी देते हैं। इतना ही नहीं, इनके सीनियर जो डिफेंस और पुलिस में भर्ती हो चुके हैं, वह गांव के नौजवानों को फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। इस मदद में नौजवान पिछले 12 सालों से यहाँ तैयारी करते आ रहे हैं और डिफेंस, पुलिस सहित कई डिपार्टमेंट में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं। इस मैदान के पास ही प्राचीन बंडा बाबा का मंदिर है, जहां नौजवान जाकर मन्नत भी मांगते हैं कि अगर वह सेना में या पुलिस में भर्ती हो गए तो वह जेबनार यानी मिट्टी के बर्तन में दूध और चावल से निर्मित खीर चढ़ाएंगे। ये सिलसिला पिछले काफी सालों से यहाँ चला आ रहा है। गांव में सेना में जाने की तैयारी कर रहे छात्र अनंत पांडे ने बताया कि यहाँ पर सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। फौज में जाने के लिए यहाँ हम लोगों के सीनियर भैया जब छुट्टी पर आते हैं तो वो लोग बताते हैं कि वर्कआउट कैसे करना है, कैसे रनिंग करना है। ये सारी बातें वह हम लोगों को बताते हैं। हम लोग निरंतर ग्राउंड पर 1:30 से 2 बजे के बीच आ जाते हैं और यहाँ पर सारी वर्कआउट होती है। उसके बाद रनिंग होता है और रनिंग के बाद एक्सरसाइज। यहाँ आसपास के सैकड़ों नौजवान सेना और पुलिस में भर्ती हो चुके हैं। अनंत भी यहाँ लगभग 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ के लगभग 8 से 10 लोग डिफेंस और पुलिस में भर्ती हो चुके हैं। वहीं गांव के ही रहने वाले सत्यनारायण पांडे ने बताया कि 15 साल से यहाँ तैयारी चल रही है। इसके पहले भी यहाँ के तमाम जवान सरहदों पर देश की सेवा कर चुके हैं। हम लोगों ने देखा कि बिना तैयारी के दूसरे जगहों पर जाकर अगर इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं तो तैयारी कर रहे युवाओं में उत्साह और जोश है। वो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो एक ऊर्जा मिलती है और देश सेवा करने का जज्बा पैदा होता है। उनके अंदर इस समय फौज में 100 से लेकर लगभग 150 लोग भर्ती हो चुके हैं। यूपी में 50 के लगभग लोग सेवा दे रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब जिन घर के बच्चे सेना और पुलिस में सेवा दे रहे हैं, उनके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। उनका कहना है कि जब सेलेक्ट किए गए युवा और उनके घर के लोगों की चेहरे की मुस्कान देखते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक खुशी मिलती है। जैसे लगता है कि वो अग्रसर प्रगति मार्ग पर चल रहे हैं। समाज सेवी व ग्रामीण मार्कंड पांडे ने बताया कि यहाँ पर लगभग 15 साल से 10 गांव के बच्चे तैयारी करते हैं। हम लोगों से जो सहयोग हो पाता है वो करते हैं। यहाँ पर ना कोई गुरु है और ना ही कोई शिष्य। यहाँ के जो नौजवान फिटनेस में सही हो जाते हैं वो कहीं न कहीं भर्ती हो जाते हैं। यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएसबी, यूपीपी, रेलवे, सब अनेक प्रकार की भर्तियों की तैयारी किया जाता है। यहाँ पे 12 सालों से ट्रेनिंग चल रहा है और यहाँ पे से हर साल कम से कम 10 लड़के होते हैं। कौन ट्रेनिंग देता है? यहाँ पे अमित पांडे भैया जी थे, वो आर्मी में हो चुके हैं, और एक अभिषेक मौर्य जी थे, वो भी आर्मी में हो चुके हैं। 200-250 के बच्चे कम से कम यहाँ पर दौड़ लगाते हैं और 100 से 150 तक के लोग भारतीय सेना में भर्ती हो चुके हैं और 50 से 55 तक यूपीपी में नौजवान भर्ती होकर के देश की सेवा, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और गांव के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है। यहाँ एक बंडा वीर बाबा है। यह लोग मन्नत मांगकर अपनी फिजिकल तैयारी शुरू करते हैं और उसके बाद यही लोग जब भर्ती हो जाते हैं तो अगले बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलता है और वही बच्चा एक दूसरे बच्चे के लिए उदाहरण भी बनता है। इनके सीनियर ही इनको सिखाते हैं। यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं वही जब छुट्टी पर आते हैं तो इनको ट्रेनिंग देते हैं और जब वह लोग नहीं रहते हैं तो इन्हीं के बीच का जो सीनियर बच्चा होता है तो वो इन्हें सिखाता है। गोरखपुर का यह गाँव सभी गाँव के लिए एक उदाहरण है, जहाँ के नौजवान देश की सेवा करने के लिए कम उम्र से ही जुड़ जाते हैं और इस गांव में लगभग हर घर के नौजवान सेना और पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं और बच्चों और नौजवानों के लिए एक उदाहरण पेश कर रहे हैं।
शिक्षा का महत्व हर एक के जीवन में है, लेकिन शिक्षित होने के लिए ज़रूरी है अच्छे शिक्षक और एक अच्छे स्कूल की, जहाँ के वातावरण में रहकर बच्चे अपने भविष्य को सजाते और संवारते हैं। और इसी की मिसाल है हरियाणा का राजकीय विद्यालय, जो शिक्षा हो या सुविधा, हर मामले में प्राइवेट स्कूलों को भी मात दे रहा है। कैसे? आइए आपको दिखाते हैं। वैसे आम धारणा है कि सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही लोगों के मन में स्कूल के कमरे की टूटी छत, खस्ता हाल टॉयलेट और मैदान में बड़ी बड़ी घास की तस्वीरें सामने आने लगती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर किसी ने कुरुक्षेत्र जिला के ग्रामीण क्षेत्र का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुर्तजापुर आकर देखा है तो निश्चित ही उसे सरकारी स्कूलों के प्रति अपनी राय बदलनी होगी। इस स्कूल की आज वर्तमान स्थिति देखी जाए तो यह स्कूल सुविधाओं में ही नहीं बल्कि शिक्षा और खेलों में भी कई प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहा है, जिससे अभिभावकों में सरकारी स्कूलों के प्रति राय बदली है और वो अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराना चाहते हैं। स्कूल के शिक्षकों का भी मानना है कि प्रिंसिपल वीरेंद्र वालिया की ऊंची सोच व मेहनत से स्कूल आज जिले के अति सुंदर एवं आधुनिक स्कूलों में एक आदर्श स्कूल बन गया है। उन्होंने स्कूल को बच्चों की पढ़ाई या सिलेबस तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि स्कूल में बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुविधाओं पर भी खास ध्यान रखा है। प्रिंसिपल वीरेंद्र वालिया ने स्कूल के सभी अध्यापकों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें वो समय समय पर कमेटी की मीटिंग को लेकर सुझाव लेते रहते हैं और बेहतर सुझावों को स्कूल में लागू करते हैं, जिससे आज स्कूल का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। वहीं सुविधाओं की ओर देखें तो भी कई प्राइवेट स्कूलों को भी ये स्कूल पीछे छोड़ रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्कूल में आने वाले लोग इसे सरकारी स्कूल नहीं बल्कि टॉप प्राइवेट स्कूलों से इसकी तुलना करते हैं। वहीं स्कूल को सुख सुविधा और सुंदरता के लिए ब्लॉक व जिले स्तर पर कई इनाम मिल चुके हैं। पहले जब हम यहाँ पर आए थे ट्रांसफर होकर तो इस स्कूल की तस्वीर बहुत ही बेकार थी, खराब थी। कमरे की जो कंडीशन थी वो भी बहुत बेकार थी और कोई पार्क नहीं था, पेड़ पौधे भी ऐसे ही थे, टॉयलेट वगैरह टूटे हुए थे। फिर सर प्रिंसिपल साहब श्री वीरेंद्र वालिया जी का ट्रांसफ़र यहाँ हुआ तो उनके आने के बाद हम सब ने मिलकर पंचायत के सहयोग से इस स्कूल में काफ़ी कुछ किया है और आज इस स्कूल की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। अपने यहाँ स्टाफ के सदस्यों पर सभी पर विश्वास है, जैसा कि उनका पिछले कई सालों से रिजल्ट 100% आता रहा है, तो इसी बिहाव पे मैंने अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन करवाया है। शिक्षा की गुणवत्ता के तौर पर इस स्कूल को देखें तो पिछले 2 वर्षों से बोर्ड क्लास का रिजल्ट भी 100% आ रहा है। सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में बच्चों में सामाजिक ज्ञान देने के लिए दीवारों पर स्लोगन लिखवाने पर ध्यान रहता है, लेकिन इस स्कूल में स्लोगन की बजाय मैथ व साइंस फॉर्मूले, टेंस, संस्कृत, हिंदी विषय से संबंधित चार्ट लगवाए गए हैं। बच्चे आते ही आधी किताब दीवारों पर पढ़ लेते हैं। क्लासरूम के गेट पर क्लास, कुल विद्यार्थी, हाजिर, गैर हाजिर व छुट्टी पर जाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का ब्यौरा लिखा जाता है, जिससे स्कूल में चेकिंग पर आने वाले व अन्य सभी अधिकारियों के साथ साथ अभिभावकों को विद्यार्थियों की रिपोर्ट सामने मिल जाती है। इस स्कूल में हर तरह की सुविधाओं के साथ साथ साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा जाता है। प्रिंसिपल वालिया कहते हैं कि इस स्कूल के पार्क को तैयार कराने में सबसे अधिक सहयोग ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि साहब सिंह बाजवा का रहा है। उन्होंने विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से करीब 5 लाख रुपए की लागत से एक मिनी ट्रक पौधों का मंगवाया, जिससे पार्क तैयार कराया गया है। इसके अलावा स्कूल में लगभग 150 गमले व उनके लिए पौधे लगाए गए हैं ताकि बच्चों को स्वस्थ पर्यावरण मिल सके। यहाँ आने के पश्चात मैंने ग्राम पंचायत से बात की और ग्राम पंचायत ने भरपूर सहयोग किया और श्री साहब सिंह बाजवा जो ग्राम पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रिंसिपल साहब हम मिलकर के टीम वर्क से काम करेंगे, जो आप कहोगे मैं सब कुछ करवाने के लिए तैयार हूँ, मुझे मौका दो आप। तो मैंने एक टीम बनाई और उस टीम ने मिलजुल करके काम किया। दोस्तों, कई बार हम चीज़ों को खराब समझकर उसको फेंक देते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि कबाड़ की चीज़ों से मोटर बाइक भी बन सकती है? जी हाँ,
ये कमाल कर दिखाया है चंडीगढ़ के रहने वाले गौरव ने। उन्होंने अपनी इनोवेटिव आइडिया से कबाड़ की चीज़ों से पेट्रोल मोटर बाइक बनाई है। तो आइए देखते हैं गौरव की ये अनोखी बाइक। चंडीगढ़ निवासी गौरव 10वीं क्लास के छात्र हैं। वो एक गरीब परिवार से हैं। गौरव जब अपने दोस्तों को बाइक पर घूमते देखते तो उनका मन भी बाइक चलाने का करता था, लेकिन उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उनके लिए 60 से 70 हजार रुपए खर्च करके अपने बेटे को बाइक दिला सकें। आखिरकार गौरव ने खुद बाइक बनाने की सोची। उन्होंने कबाड़ से बाइक तैयार की, जिस पर महज 16 हजार रुपए का खर्च आया। उन्होंने छोटी साइकिल में कबाड़ खाने में पड़ी सीटी 100 बाइक का इंजन फिट करके उसे दौड़ने के काबिल बनाया। गौरव ने पहले एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाई थी, लेकिन वो इससे ज्यादा खुश नहीं थे। फिर उन्होंने उस इलेक्ट्रिक बाइक को पेट्रोल वाली मोटर बाइक में तब्दील कर दिया। गौरव बताते हैं कि उन्होंने 3 साल पहले इलेक्ट्रिक बाइक बनाई थी, लेकिन वो उसकी स्पीड से खुश नहीं थे, इसलिए उसी बाइक को पेट्रोल में बदल दिया। आइडिया मेरे को अराउंड 4 या 5 ईयर्स पहले आया था, जब ये इलेक्ट्रिक मोपेड वगैरह एक्टिवा चल रही थी ना सर, तो मेरे को उनको चलाने का मन करता था और बाइक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इतनी जल्दी हम। तो मैंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक बनाई थी, मतलब पुरानी साइकिल की, लाइक जो बच्चों की साइकिल होती है उसकी मैंने कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक में बनाया। तो 3 साल मैंने इसको मतलब चलाया अच्छे से, वर्किंग ली इसकी। तो मैंने फिर इसको मतलब पेट्रोल में इंजन मतलब पावर उसको इंक्रीज करना चाहा, तो तब ये मैंने 3 साल या 4 बाद ये बाइक बनाई मैंने। मतलब सारी जगह घूम के मैंने फिर के सामान इकट्ठा करके देन ये बाइक बनाई। स्पीड की बात करो सर, नॉर्मल बाइक की तरह है, क्योंकि इसमें बाइक का इंजन है 100 सीसी वाला, और एवरेज सर इसकी 70 प्लस अभी दे रही है मेरे को। मैं इसको मतलब फास्ट भी चलाता हूँ और स्लो भी, तो 70 दे रही है। अगर हम नॉर्मल स्पीड पे चले 40 या 35 की स्पीड पे चले तो 80 से ऊपर मैं बता सकती हूँ कि एवरेज ये दे देगी हमको 80 से ऊपर। गौरव ने इस बाइक में खिलौने में लगने वाली लाइटों को इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्होंने कबाड़ से चीजें जुटाने में करीब 1 महीने का समय लगा था, लेकिन उसे असेंबल करने में सिर्फ हफ्ते भर ही लगे। गौरव की ये बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर चल सकती है। इस बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाइक में चार्जिंग पॉइंट, FM रेडियो और ब्लूटूथ जैसे सभी सुविधाएं हैं। गौरव का अब सपना वंडर कार बनाने का है। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे खास कार्यक्रम खबर अच्छी है ने आपके जीवन में भी उम्मीद की रोशनी का संदेश दिया है। तो दोस्तों, अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरें और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी खुशियां लाएं। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।